हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महफूज हसन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा व्हील पर। पिछली दो क्लासों में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है और आज की हमारी क्लास है उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ। उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ, जो कि हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते रहते होंगे। संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं, युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। तो आज मैं इन पर ही बात करूंगा और मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ क्लास के लास्ट तक। आइए हम शुरू करते हैं उच्चारण के आधार पर ध्वनि। उच्चारण के आधार पर ध्वनि। उच्चारण के आधार पर ध्वनियां तीन प्रकार की होती है। उच्चारण के आधार पर ध्वनियां दोस्तों तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होती है संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि, तो संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं। जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, एक स्वर के सहारे बोले जाते हों, संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हों। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे अधस्य एक व्यंजन हुआ और कै दो व्यंजन हो गए। अब ये दोनों व्यंजन बड़ा ऊ के सहारे बोले जा रहे हैं। स्कूल। जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हो, जैसे अधस्य और ने, दोनों व्यंजन है, ये आ के सहारे बोले जाएंगे। स्ना तक। ऐसी जैसे घे एक व्यंजन है, रे दूसरा व्यंजन है और आ के सारे बोले जाएंगे। घे और रे आगे सारे बोले जा रहे हैं और अणे घ्राण जैसे प्राण। ठीक है, आदि कर लेंगे। तो जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, तो ध्वनि कौन सी कहलाती है? संयुक्त ध्वनि। उच्चारण के आधार पर ध्वनि तीन प्रकार की होती है। एक संयुक्त ध्वनि होती है, दूसरी होती है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि। और संपृक्त ध्वनि में क्या होता है? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है, जब एक ध्वनि कहते हैं वर्ण को। मैं आपको ये टॉपिक पूरा होने के बाद आगे बताऊंगा, है ना, ध्वनि और वर्ण के बारे में भी। चलिए पहले हम संपृक्त ध्वनि की डेफिनेशन में आपको बता रहा था। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती हो, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती हो, जैसे एक ध्वनि है मैं और एक ध्वनि है मैं, इधर एक व्यंजन है से और एक व्यंजन इधर बे। तो यहां पर क्या है? मैं जो है वो से और बे से संयुक्त हो रही है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती हो, तो ऐसे वाले शब्द में कौन सी ध्वनि कहलाएगी? संपृक्त ध्वनि। जैसे आधा मैं जो है वो से और बे से संयुक्त हो रहा है, ऐसे ही हो जाता है। ऐसी कंडीशन बनती है कंबल में, कंबल। ऐसी कंडीशन बन जाती है बंदर में, बंदर, सम्यक, है ना, आदि कर लेंगे, आदि। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया जब एक ध्वनि का मतलब जैसे अधन है, दो व्यंजन का मतलब बे और दे से संयुक्त होती हो। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होगी तो ध्वनि कहलाएगी कौन सी? संपृक्त ध्वनि।
लेकिन उच्चारण के आधार पर ध्वनियां होती है 3 प्रकार की, एक संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और तीसरी होती है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, तो इसमें लिखेंगे आप जब किसी ध्वनि का द्वित्व होता हो, जब किसी ध्वनि का द्वित्व होता हो तो तब वो कहलाएगी युग्मक ध्वनि। ठीक है, युग्म मैंने जोड़ा होता है, तो युग्मक ध्वनि का मतलब जहां पर द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में लय का द्वित्व हो रहा है। ठीक है, जैसे लिखेंगे दिक्कत में कै का द्वित्व हो रहा है। जैसे लिखेंगे मन्नत में नै का द्वित्व हो रहा है। जैसे लिखेंगे हिम्मत में मैं का द्वित्व हो रहा है, आदि कर लीजिए आप। चलिए मैं एक बार और इसको बताता हूं मैं। जैसे संयुक्त ध्वनि है, तो मैंने आपको बताया संयुक्त ध्वनि वो ध्वनि जहां पर 2 व्यंजन एक स्वर के सारे बोले जाएंगे। जैसे आधा, स और कै 2 व्यंजन है, बड़ा ऊ के सारे बोले जा रहे हैं। संपृक्त ध्वनि में क्या होता है, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है। जैसे ये मैं से और बै से संयुक्त हो रहा है, मैं कै और बै से संयुक्त हो रहा है, नै बै और दै से संयुक्त हो रहा है। युग्मक ध्वनि वेरी सिंपल, जहां पर एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसको क्या बोलेंगे, युग्मक ध्वनि। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके आगे फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये उच्चारण के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है, आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम बार बार ध्वनि पढ़ रहे थे, थोड़ी सी बात ध्वनि पर कर लेते हैं हम। ध्वनि क्या है, देखो ध्वनि का मतलब है आवाज, साउंड को जब हम लिख देते हैं, ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसको कहते हैं वर्ण। तो ध्वनि और वर्ण बात एक ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लय एक साउंड है, लय एक आवाज है। अब इसको लय को मैंने लिपिबद्ध कर दिया तो ये बन गया वर्ण। ठीक है, अब पाणिनि ने वैसे ऐसे लिपिबद्ध करा लय साउंड को, तो हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि भाषा के जनक कौन है, पाणिनि ने बनाई थी संस्कृत भाषा, और संस्कृत से बनते बनते हिंदी बनी, संस्कृत से पाली बनी, पाली के बाद प्राकृत बनी, प्राकृत के बाद अभ्रंश बनी, अभ्रंश के बाद अवहट्ट बनी, अवहट्ट के बाद हिंदी बनी लगभग 1000 ईस्वी में। तो ये साउंड जो ध्वनियां हैं, जो आवाज है, उनको पाणिनि ने कैसे लिपिबद्ध किया है वैसे आज हम पढ़ लेते हैं। अगर पाणिनि ने इसको लय को ऐसे लिपिबद्ध किया होता ऐसे, तो हम इसको लय पढ़ते, और इसको कै कहा होता तो हम इसको कै पढ़ते। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्वनि होती है आवाज, साउंड, और उसको जब हम लिख देते हैं साउंड को तो वो बन जाता है वर्ण। तो ध्वनि और वर्ण एक ही बात है। जब कुछ वर्ण मिल जाते हैं तो बन जाते हैं अक्षर, जब कुछ अक्षर मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो कहलाता है फिर शब्द। शब्द को पद भी कह सकते हैं। ठीक है, शब्द को पद कहते हैं। अगर शब्द आजाद होता है तो उसको शब्द कहते हैं, और जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसको हम पद कह देते हैं। ठीक है, जब कुछ शब्द मिल जाते हैं तो बन जाता है वाक्य। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, वर्ण है। कई बार क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि भाषा क्या है? भाषा है विचारों का आदान प्रदान।
विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। और विचारों का आदान प्रदान किससे होता है? वाक्य से होता है। भाई हम किसी से अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हम कोई ना कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई ना कोई वाक्य बोलते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है वाक्य से। और वाक्य बनते हैं शब्दों से, शब्द बनते हैं अक्षरों से, अक्षर बनते हैं वर्ण से। तो फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। ठीक है, चलिए। और वर्ण, चूंकि एक वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, जब वर्ण मिलकर अक्षर बनते हैं और अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं तब जाकर अर्थ निकलता है। तो एक क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकल जाए, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। लिख लेंगे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य, क्योंकि वाक्य से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। अगर हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना है तो भाषा के माध्यम से करेंगे। और भाषा में सबसे बड़ा क्या होता है? सेंटेंस, वाक्य। एक वाक्य के माध्यम से हम कुछ भी समझा सकते हैं। फिर अगर हमें आगे कोई बात दूसरी बतानी है तो दूसरा वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। ठीक है। वाक्य के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करा जाता है, वाक्य के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको शब्द ना कह के क्या कहते हैं? उनको पद कहते हैं। और वाक्य में पद 5 प्रकार के होते हैं। पद के प्रकार होते हैं 5। पद के 5 प्रकार होते हैं। कोई भी सेंटेंस आप उठा के देख लीजिए, इन 5 में से मिलेगा। या तो संज्ञा होगी, संज्ञा, या फिर क्या होगा? सर्वनाम। अगर संज्ञा, वाक्य के अंदर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम पद कहते हैं। पद या तो संज्ञा के रूप में होता है पद, अगर संज्ञा नहीं होगा तो सर्वनाम होगा, अगर सर्वनाम भी नहीं होगा तो विशेषण होगा, अगर विशेषण नहीं होगा तो क्रिया होगा, और अगर क्रिया नहीं हुआ तो अव्यय होगा। क्योंकि पद के 5 प्रकार होते हैं। अब कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए आप, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार, राम आज बाजार जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये जो सेंटेंस बना है ये 4 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर हो रहा है, इसलिए इनको हम शब्द नहीं बोलेंगे, इनको पद बोलेंगे। तो इसमें 4 पद हैं। अब पद अगर होगा तो पद इन 5 में से होगा कोई ना कोई। जैसे राम है तो राम क्या है? संज्ञा है। आज है, आज क्या है? अव्यय है। बाजार है, बाजार क्या? बाजार भी संज्ञा है। और जाएगा, जाएगा क्या है? क्रिया है ना। हालांकि इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, उसमें 5 पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इसके बाहर कुछ नहीं होता, इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो हमारी पहली क्लास होगी संज्ञा की, आने वाली क्लास। तो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और आपके अच्छे से नोट्स अगर बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। थैंक यू।